हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग डीईसी की पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लोग डीईसी 3 को पढ़ेंगे। उसके डीईसी 3 में हम लोग उसके ब्लॉक 1 को पढ़ रहे थे। ब्लॉक 1 के यूनिट 2 को हम लोग पढ़ रहे थे। यूनिट 2 का ऑलरेडी हम लोगों ने 2 पार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग उसका थर्ड पार्ट करेंगे। इस यूनिट का नाम है सम थ्योरेटिकल ओरिएंटेशंस इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ठीक है, तो आज हम लोग के थर्ड पार्ट में हम लोग फिलोसफर्स के बारे में पढ़ रहे थे, एजुकेशन फिलोसफर्स के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जॉन हेनरिच पेस्टालॉजी के बारे में। ठीक है, जॉन हेनरी पेस्टालॉजी कौन थे और उन्होंने किस तरह का उनका क्या आइडियाज था एजुकेशन के बारे में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उनका जन्म 1746 में हुआ था और वो उनका डेथ हो गया था 1827 में। वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में उन्होंने जन्म लिया था। उन्होंने एक अनाथालय खोला था, कहाँ पे ऑर्फनेज खोला था, बर्गडॉर्फ एंड मंचनबच, ये दो जगह पे उन्होंने खोला था। और उन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर स्कूल भी खोला था, कहाँ पे, यवर्डन में। ठीक है, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन में उन्होंने अपने आइडियाज लगाने की कोशिश की कि कैसे आइडियाज अच्छे से काम करेंगे। उन्होंने एक बुक भी लिखा, एक मैनुअल लिखा, मदर्स के लिए लिखा, माताओं के लिए लिखा। उसका टाइटल था हाउ जर्ट्रूड टीचर्स हर चिल्ड्रन। ठीक है, हाउ जर्ट्रूड टीचर्स हर चिल्ड्रन, ऐसा उनका टाइटल उन्होंने दिया था। अब उनके एजुकेशनल फिलॉसफी का मेन एस्पेक्ट किया था, ठीक है, कि हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल द पावर्स, मोरल, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल। वो कहते थे कि खुशी खुशी बच्चा शिशु के सब सारे पावर्स का डेवलपमेंट होना चाहिए। शिशु की जो 3 शक्तियां हैं, ठीक है, कि नैतिक शक्ति उसके पास होती है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक शक्ति होती है और शारीरिक शक्ति होती है। उन तीनों का ही डेवलपमेंट होना चाहिए, उन तीनों का विकास होना चाहिए। उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने कहा कि एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। मतलब हमेशा बच्चे को ध्यान में रख के सारे एजुकेशन सिस्टम को बनाना चाहिए। और ऐसा जिसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उसको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे, नहीं, बच्चा खुद सब में पार्टिसिपेट करे, अपने खुशी से पार्टिसिपेट करे और वो एक्टिव रहे। बच्चा पैसिव होके नहीं रहे, वो एक्टिव रहे। ठीक है, एजुकेशन को इस तरीके से देखना चाहिए कि बच्चे के डेवलप होते हुए बच्चे के माइंड के हिसाब से सोचना चाहिए कि बच्चा जैसे जैसे उसका माइंड डेवलप हो रहा है वो नेक्स्ट चीज क्या करेगा, कैसे करेगा, उस हिसाब से सोच कर एजुकेशन को बनाना चाहिए। ऑलरेडी एक बड़ा डेवलप्ड माइंड है कोई एडल्ट का, उसके दिमाग से सोच के नहीं बनाना चाहिए। एक बच्चे के दिमाग में जाके सोचना चाहिए कि आगे क्या खेलना चाहेगा, वो क्या सोचेगा, उस सोच के हिसाब से एजुकेशन बनाना चाहिए। ठीक है, और इस एजुकेशन सिस्टम का सेंटर में कौन होना चाहिए, चाइल्ड होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाना है, ऐसा सोच के नहीं। सब्जेक्ट मैटर को सेंटर फोकस नहीं देना है, चाइल्ड को, कि मैं जो भी पढ़ाऊँ चाइल्ड उसको कैसे ग्रहण कर रहा है, चाइल्ड उसका उसमें चाइल्ड का विकास कैसे हो रहा है वो सोच रहा है। मतलब चाइल्ड शुड बी द सेंटर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। उसको सब्जेक्ट मैटर सिखाना जरूरी नहीं है, उसका विकास होना जरूरी है। ठीक है, उन्होंने कहा कि वो विश्वास करते थे कि लर्निंग वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन अचीवमेंट। ठीक है, कि सीखना बहुत जरूरी है, भले ही आप अचीव करें कि नहीं करें। आप सीख के फर्स्ट आए सेकंड आए ये जरूरी नहीं है, सीखना ज्यादा जरूरी है, वो कहते थे। ठीक है, वो बोलते थे कि सही आंसर को रट्टा मार के मेमोराइज करके बुक से बच्चा अगर बोल दे वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चा पढ़ पढ़ के कुछ समझ समझ के एक कंक्लूजन पे पहुंचे, भले ही वो गलत कंक्लूजन हो, पर बच्चे अपने माइंड को यूज कर करके कोई कंक्लूजन पे पहुंचा है। ये अगर यह एक फूल है, ये फूल पीले रंग का है, ये इतना बड़ा है, ये इस गमले में कैसे फिट आएगा ना, ऐसा बच्चा खुद करके गलत कंक्लूजन पे ही सही पहुंचे, पर कम से कम वो रट्टा ना मारे। या वो इस बात में विश्वास करते थे, वो एडवोकेट करते थे, वो जोर डालते थे इस बच्चे का कि बच्चे को ध्यान से, हम लोगों को बच्चे को स्टडी करना है थॉरली, हम लोग को बच्चे के बारे में सोचना है ध्यान से कि बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, बच्चे का माइंड कैसे चल रहा है, और उसी हिसाब से तो हमको उसके लिए एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए। बच्चे के माइंड को हम लोग को अच्छे से स्टडी करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो प्री स्कूल एजुकेशन है उसमें माता का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। उन्होंने कहा, ठीक है, किसी बच्चे को एजुकेट करने की शुरुआत कौन करती है, उसकी माता से ही शुरुआत होती है। और वो शुरू के वर्षों में ही बच्चे का पूरी तरह से ऑलराउंड डेवलपमेंट करा सकती है। इसलिए प्री स्कूल में माता को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, बच्चों की माँ को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, तभी बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दिया गेम्स को भी।
कि कोई भी विकास में या एजुकेशन में, शिक्षा में खेल का बहुत महत्व है, उसको उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया। ठीक है, बोला कि कुछ भी बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, खेल रहा है, डांस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सबसे फाइनली वो सीख रहा है। ठीक है, यानी कि बच्चे को पूरा एक्टिव मोड में रहना है सीखने के प्रोसेस में। वो खेलते हुए सीखे, डांस करते सीखे, की बात तो बच्चों से बातों करते करते सीखे, और वो बच्चे को एक्टिव मोड में रहना है। फिर उन्होंने कहा कि वस्तुओं का यूज जरूर करना चाहिए टीचिंग करते समय। ठीक है, वो एक बच्चे के सामने कोई एक वस्तु को रख देते थे और फिर बच्चे को पूछते थे कि तुमने क्या देखा, ताकि बच्चा खुद, वो बच्चे को एनकरेज करते थे कि तुम ऑब्जर्व करो। ठीक है, और अपने ऑब्जर्वेशन को तुम सही लैंग्वेज में मुझे समझाओ, तो बच्चे का ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगा, ये इसकी वो कोशिश करते थे। वो एनकरेज करते थे बच्चों को कि तुम लोग एल्बम बनाओ, छोटे छोटे एल्बम बनाओ, जिसमें तुम ड्राइंग बनाओ, अपने मैप बनाओ, मानचित्र कुछ बनाओ, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो, कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स रखो उसमें, पत्ते फूल कुछ, है ना। तो बच्चों को एनकरेज करते थे एल्बम बनाने के लिए। पेस्टोलॉजी ने बहुत तरह के एजुकेशन मटेरियल को बनाया और बहुत सारा एक्सरसाइजेज बनाया प्री स्कूलर्स के लिए। प्री स्कूल क्या क्या कर सकते हैं, प्री स्कूलर्स जो बच्चे हैं, स्कूल के पहले वाले बच्चे, वो क्या क्या किस तरह के खेल कर सकते हैं, किस तरह की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक बुक जो लिखा, हाउ जर्ट्रूड टीचर्स हर चिल्ड्रन, उसी में उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए क्या एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। एक्सरसाइज मतलब स्टडी से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड। ऑल्दो उन्होंने जो कुछ भी बताया उसमें से कुछ कुछ प्री स्कूलर्स के लिए थोड़ा हार्ड एक्सरसाइजेस है, जो नॉर्मल पब्लिक को लगता है कि प्री स्कूल के बच्चे उतना हार्ड एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते हैं। पेस्टोलॉजी बिलीव करते थे कि डिसिप्लिन किसी के में अपने से ही आता है, और डिसिप्लिन के लिए बच्चे को हम लोग फोर्स नहीं कर सकते हैं। बच्चा खुद ही अपने आप को डिसिप्लिन करेगा, और खुद ही अपने आप को हम लोग बस बच्चे को गाइड कर सकते हैं कि वो कंट्रोल में रहे। ठीक है, बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि तुम कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, पर बच्चा डिसिप्लिन खुद ही सीखेगा। पेस्टोलॉजी जो है वो मॉडर्न प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ही वो सब करता धरता थे। आज का जो मॉडर्न प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, उनके स्कूल में टीचिंग जो भी किया जाता था उनके स्कूल्स में, वो बच्चे के स्वभाव को देख के किया जाता था, चाइल्ड नेचर के को देख के, चाइल्ड का स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी देख के कि बच्चा अभी क्या एक्टिविटी तुरंत में कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने जिस तरीके से स्कूल्स में पढ़ाया उसका इन्फ्लुएंस आज भी मिलता है। आज जो प्रेजेंट डे प्री स्कूल एजुकेशन अभी है, प्ले स्कूल वगैरह में, उन सब में उसका एक इन्फ्लुएंस मिलता है, जहाँ पे कि वो खेल को बहुत महत्व करते हैं, देते हैं, और वस्तुओं और गेम्स को भी मैनिपुलेट करते हैं कि उन्हें किस तरीके से चेंज करना है कि बच्चा उससे सीखे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा, जॉन हेनरिच पेस्टोलॉजी के बारे में पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रेडरिच विल्हेल्म ऑगस्ट फ्रोएबल। ठीक है, फ्रेडरिच विल्हेल्म ऑगस्ट फ्रोएबल के बारे में, जिनका जन्म 1782 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1852 में हुई थी। फ्रोएबल जो है वो किंडर गार्डन सिस्टम के ही फाउंडर थे। किंडर गार्डन सिस्टम क्या होता है? छोटे क्लासेस होते हैं ना, बिल्कुल नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक को, या नर्सरी से KG1 KG2 को हम लोग किंडर गार्डन कहेंगे। ठीक है, तो उसी के वो फाउंडर थे फ्रोएबल। उनका जन्म प्रूशिया में हुआ था। फ्रोएबल के इन्फ्लुएंस, फ्रोएबल जो है वो जर्मन फिलोसफर सबसे बहुत ही इन्फ्लुएंस थे। फिर उन्होंने पेस्टोलॉजी के स्कूल, जो यवर्डन में पेस्टोलॉजी ने स्कूल बनाया था, वहाँ भी जाके उन्होंने टीचिंग मेथड को ऑब्जर्व किया। इस तरह उनका इंटरेस्ट बच्चों में आ गया। ठीक है, वो जो भी वो प्री स्कूल एजुकेशन उन्होंने पेस्टोलॉजी की बुक में देखा, पढ़ा कि हाउ जर्ट्रूड टीचर्स हर चिल्ड्रन, उससे भी उन्होंने आइडियाज लिया। ठीक है, वो 3 बच्चों के पर्सनल ट्यूटर बन गए, और इसी टाइम उन्होंने किंडर गार्डन का आइडिया की शुरुआत की। ठीक है, 11 साल जो है उन्होंने एक मॉडल स्कूल में पढ़ाया, एक मॉडल स्कूल बनाया उन्होंने, उसमें 11 साल पढ़ाया। फिर उन्होंने अपना खुद का स्कूल केलहन स्कूल खोला, की खोज की, जिसको कि यूनिवर्सल जर्मन इंस्टीट्यूट कहते हैं। फिर कुछ समय बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया और फिर से पेस्टोलॉजी के ऑर्फनेज में गए, अनाथालय में गए, जहाँ पहली बार वो प्री स्कूल बच्चों के कांटेक्ट में आए। ठीक है, तब जाके उनको ये रियलाइज हुआ
कि बच्चों को जो है किस तरीके से जो है एक जो भी हम लोग बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसको एक सीरीज में करके देना है। एक ऑर्डर्ड सीरीज होना चाहिए कि पहले क्या सिखाना है बाद में क्या सिखाना है। एक ऑर्डर्ड सीरीज में इस तरीके से करना है कि बच्चे का माइंड स्टिमुलेट हो, माने बच्चे के माइंड का विकास हो, और उससे जो है एंड प्रोड्यूस एन इनर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन, ताकि बच्चे के माइंड का विकास हो, बच्चा उसके साथ इंटरेक्ट कर करके अपने माइंड का विकास करे, और बच्चे के माइंड में एक जो है हर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, सब चीज़ों को एक साथ जोड़ के रख के आगे बढ़ना, ऑर्गेनाइज करके चलना, उसका विकास हो सके। ठीक है, इसी यही जो सोच उनके भीतर आई, इसी से उन्होंने आइडिया लाया कि इसका प्ले गिफ्ट्स और प्ले सॉन्ग्स का आइडिया उनके दिमाग में आया। फिर उसके बाद उन्होंने पहला किंडरगार्टन कहाँ किया, ब्लेकनबर्ग में किया। फिर उन्होंने प्ले गिफ्ट्स की भी शुरुआत की, जो कि छोटे छोटे बॉक्सेस में प्रिंट वो गिफ्ट्स भरे रहते थे, और बॉक्सेस जो है अच्छे से प्रिंटेड, उसमें प्रिंटेड डायरेक्शन लिखा रहता था यूज करने के लिए। ठीक है, कि बच्चे अगर ये गेम ऐसे खेलेंगे तो उन्हें ये प्राइज मिलना चाहिए, इस तरीके का उस बॉक्स के ऊपर लिखा रहता था। फिर वहाँ पे प्ले सॉन्ग्स भी लिखा रहता था, जो क्योंकि अच्छे से जिसे समझाया गया है, राइम्स वगैरह, और प्रिंट भी किया हुआ है। ठीक है, 1826 में फ्रॉयबल ने अपनी बुक पब्लिश की, द एजुकेशन ऑफ मैन। वो उन्होंने लिखा कि ट्रू मेथड क्या है कि बच्चे के दिमाग को एक पूरा जीवित प्राणी के जैसे समझा जाए, कंसीडरिंग द माइंड ऑफ चाइल्ड एज अ लिविंग होल इन विच ऑल द पार्ट्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस हार्मोनियस यूनिटी। उन्होंने कहा कि बच्चे के माइंड को, बच्चे के मस्तिष्क को एक जीवित प्राणी के जैसा माना जाए, जहाँ पे कि सारे उसके कल पुर्जे एक साथ काम करते हैं, यानी कि जो भी चीज हम बच्चों को सिखा रहे हैं सब मिलजुल के एक साथ काम करते हैं, एकता के साथ, है ना, एक खुशी खुशी एकता के साथ सब कुछ ऑर्गेनाइज करके बच्चों का मस्तिष्क अच्छे से काम करे। इस तरीके से बच्चे के माइंड को समझना चाहिए। उन्होंने और भी बुक्स पब्लिश किए, एजुकेशन ऑफ मैन, पेडागॉजीज ऑफ किंडरगार्टन, एजुकेशन बाय डेवलपमेंट, मदर प्ले एंड नर्सरी सॉन्ग्स, ये सारे उनके भी पब्लिकेशंस आए। ठीक है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट उनका किया था उनके एजुकेशनल फिलॉसफी में। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, फ्रॉयबल समझते थे कि बचपन जो है वो सिर्फ एक तैयारी नहीं है बड़े होने की। ठीक है, उसका बचपन का अपना एक वैल्यू है, और उसकी अपनी क्रिएटिविटी है, उसमें भी बहुत कुछ क्रिएट बच्चा कर सकता है, उसमें अपना क्रिएटिविटी होता है बचपन में। ठीक है, childhood participates in the divine whole just adulthood and therefore it can claim the same respect on the part of the educated। वो बोले कि जैसे एडल्टहुड है बड़े लोग का जैसा है, ठीक है, उसी तरह बच्चे लोग का भी जीवन होता है, और उसको एजुकेटर को उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उतनी ही भक्ति से उसके प्रति भी काम करना चाहिए। ठीक है, वही आदर सम्मान एक बचपन को भी मिलना चाहिए जितने बड़े होने के बाद लोगों के जीवन को मिलता है। ठीक है, एडल्ट का ये कोई भी अधिकार नहीं कि वो अपने आप को सुपीरियर समझे, और बचपन का जो नेचुरल कंडीशन है, प्राकृतिक हालात जो बचपन के, उसमें वो इंटरफियर करे कि नहीं बच्चों को ऐसे नहीं सिखाओ, बच्चों को ऐसे नहीं करो, ये सब नहीं सीख, उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए अपने एडल्ट माइंड के साथ, बच्चों को बच्चे के माइंड के साथ ही आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, एडल्ट को जब बच्चे के साथ डील कर रहा है कोई एडल्ट, तो उसको गाइडेंस के साथ, एडल्ट को गाइडेंस की ज़रूरत है, उससे लोग गाइड करें कि बच्चों के साथ कैसे डील करना है। इसके साथ साथ ही उसको कैपेसिटी ऑफ वेटिंग भी होना चाहिए कि वो एडल्ट को, उसके भीतर धैर्य भी होनी चाहिए और समझ भी होनी चाहिए। ठीक है, Froebel emphasized the totality of education endeavor. In order to realize the divine character of the universe and one's part in it, man needs his senses and emotion as well as reason. They are all windows of the soul. Education must be aimed at developing all these capacities. वो कहते थे कि जो एजुकेशन के लिए जो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एंडेवर कर रहे हैं, वो टोटल होना चाहिए। टोटल जितने भी हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए, वो टोटालिटी में जो है पूरी तरह कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा कि इस पूरे यूनिवर्स के भक्ति भाव में कैरेक्टर को, चरित्र को समझने के लिए मनुष्य का अपना दिमाग ठीक चलना चाहिए, उसके सेंसेस ठीक चलने चाहिए, मनुष्य का अपना इमोशन ठीक चलना चाहिए, साथ ही साथ वो हर चीज़ का कारण भी दे सके
ये ब्रह्मांड कैसे चल रहा है। ठीक है, तो वो यही कहते थे कि उसी तरह जो बच्चों को हम लोग कुछ सिखा रहे हैं, तो बच्चे जो हैं वो आत्मा की खिड़कियों के समान होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को जो है बच्चे को उसके सारे कैपेसिटीज को डेवलप करने के लिए एम करना चाहिए। ठीक है, वो कहते थे कि ये यूनिवर्स कितना भक्ति भाव में है, यह जानने के लिए मनुष्य का दिमाग ठीक चलना चाहिए, उसके सेंसेस, आँख नाक कान सब ठीक चलने चाहिए, वो उसका इमोशंस ठीक रहना चाहिए, साथ ही साथ उसमें हर चीज़ को रीज़न करने की भी शक्ति होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें रहेंगी तो ये उसकी आत्मा की खिड़कियों के समान होती हैं, जो कि जो है पूरे ब्रह्मांड के बारे में उसे समझदारी देती है। तो एजुकेशन भी इस तरीके से होना चाहिए, सब कुछ देख सुन के अच्छे से होना चाहिए, ताकि जो है बच्चे की सारी क्षमताओं का विकास हो सके। ठीक है, फ्रॉयबल बिलीव दैट द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इज डायरेक्टेड बाय एन इनर फोर्स। ठीक है, वो कहते थे कि बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है, वो उसके भीतर से एक इनर फोर्स आता है, उसके थ्रू ही बच्चा ग्रो कर रहा है। ठीक है, एजुकेशन जो है वो क्या करना चाहिए, वो बच्चे को फ्री सेल्फ एक्टिविटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑन द पार्ट ऑफ मैन, द बीइंग क्रिएटेड फॉर फ्रीडम इन द इमेज ऑफ गॉड। ठीक है, वो कहते थे कि बच्चे को एक सेल्फ एक्टिविटी करने के लिए, खुद से कुछ एक्टिविटी करने के लिए फ्रीडम मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो है उसमें एक डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए, उसमें एक जज्बा भी होना चाहिए कि मैं ये काम को करूँगा। बच्चे के भीतर खुद ही आना चाहिए ये जज्बा, और उसे खुद से कोई काम करने, एक्टिविटी करने के लिए उसकी खुद की इच्छा होनी चाहिए। ये तो और वैसे हालात बच्चे को देने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो है द बीइंग क्रिएटेड फॉर फ्रीडम इन द इमेज ऑफ गॉड। हाँ, तो उनका कहना था कि अगर एजुकेशन को हम लोग फ्रीडम के साथ बच्चे को देंगे तो वो बिल्कुल भगवान के मूर्ति के समान होगा, भगवान की छाया के समान होगा। ठीक है, वो कहते हैं सेल्फ एक्टिविटी जो था कि बच्चा खुद से कुछ कुछ एक्टिविटी कर रहा है, वो ये खुद से एक्टिविटी कर रहा है सीखने के लिए, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल समझ पाता है कि उसका नेचर कैसा है, और वह अपने दिमाग में अपनी दुनिया की बिल्डिंग खुद ही बनाता जाता है, और फिर अपने नेचर को और अपने दिमाग में जो दुनिया की छवि बनाई है उन दोनों को एक साथ जोड़ देता है। ठीक है, तो सेल्फ एक्टिविटी का यही फायदा है, जब बच्चे खुद से कुछ कुछ एक्टिविटीज करते हैं तो उसका यही फायदा है। सेल्फ एक्टिविटी ऑफ द माइंड इज द फर्स्ट लॉ ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। उन्होंने कहा कि किंडरगार्टन का पहला कानून क्या होना चाहिए, सेल्फ एक्टिविटी, कि बच्चे खुद से कुछ कुछ एक्टिविटीज करें। उनका यही कहना था कि एजुकेशन का मेन तरीका क्या होना चाहिए, चीफ मीन क्या होना चाहिए, चाइल्ड्स ओन एक्टिविटी। बच्चे को अगर हम एजुकेट कर रहे हैं मतलब बच्चा खुद से कुछ एक्टिविटी कर रहा है। दूसरा वो कहते थे प्ले ही फेल्ट एज एन एसेंशियल फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। वो कहते थे खेल जो है वो बहुत जरूरी है बच्चे के ग्रोथ के लिए। ठीक है, जितना उसको फ्री और प्राकृतिक डेवलपमेंट बच्चे का होगा, फ्री और प्राकृतिक डेवलपमेंट बच्चे का होगा, वो खेल के थ्रू ही होगा। ठीक है, उनके लिए खेल ये सिर्फ नहीं है कि इंस्ट्रक्टर उसको इंस्ट्रक्ट करे बच्चे को, बॉल इधर मारो उधर मारो ऐसे खेलो, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए था। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज इन द स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। वो बोले कि बच्चे का तो डेवलपमेंट अपने आप ही हो रहा है, तेजी से हो रहा है, उसमें खेल बच्चा अपने मर्जी से खेलेगा। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, तभी उसका विकास होगा। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा अपने मन से खेलेगा तो क्या होगा कि उसका शारीरिक, इमोशनल और जो बौद्धिक विकास है, ठीक है, बौद्धिक क्वालिटीज है, वो सब एक साथ मिल के वो अपने खेल में डालेगा। इस तरह शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास, संवेदनात्मक विकास उसका अच्छी तरीके से होगा। ठीक है, प्ले कंबाइंस अटेंशन विथ रिलैक्सेशन। प्ले में क्या है, जब हम लोग कुछ खेलते हैं हमको अटेंशन भी देना पड़ता है, बॉल को पकड़ना है, साथ ही साथ माइंड रिलैक्स भी होता है। हाँ, खेलने से क्या होता है, पर्पस विथ इंडिपेंडेंस, की खेलते समय एक टारगेट होता है कि बॉल को वहां तक फेंकना है। हाँ, साथ ही साथ इंडिपेंडेंस भी हमको मिलता है कि हम किस तरीके से फेंके, इधर से फेंके उधर से फेंके। ठीक है, रूल्स भी मानना है गेम का, पर अपने तरीके से खेलते भी हैं। रूल विथ फ्रीडम भी है, यानी कि सब कुछ है पर साथ में फ्रीडम भी है, तो उसी से जो है
ये जो है खेल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उनका कहने का ये मतलब था कि पढ़ाई के लिए खेल बहुत इम्पोर्टेंट है। प्ले फॉर द चाइल्ड इज एज एथिकल एज डिवोशन टू वर्क इज फॉर एल्डर। जिस तरह एक बड़ा अपने काम के प्रति पूरा डिवोटेड रहता है, ठीक है, कि हाँ मुझे ये काम कंप्लीट करना है, उसी तरह खेल बच्चा के लिए रहता है कि बच्चे को वो खेल को कंप्लीट करना है, वो खेलेगा उसे, उस समय उसका ध्यान भी वहाँ पे रहेगा, साथ ही साथ जो है उसको इंडिपेंडेंस भी मिलेगा कि अपने तरीके से खेल रहा है। ठीक है, फिर वो बोलते थे फ्रॉइबल कि एजुकेशन ही फेल्ट शुड बी इन कन्फर्मिटी विद द चाइल्ड्स नेचर एंड नीड्स। ही स्ट्रेस द नीड फॉर द स्टडी ऑफ द चाइल्ड्स नेचर इम्पल्स एंड इंस्टिंक्ट्स। उनका कहना है कि हर एक बच्चे का अपना एक नेचर होता है, अपना सोच होता है, अपने तरीका होता है रिएक्ट करने का। तो उसी तरीके से हर एक बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से एजुकेशन होना चाहिए। किस तरीके से बच्चे को एजुकेट करे उसकी ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ किंडर गार्डन वो लेके आए। ठीक है, फिर हम लोग मारिया मोंटेसरी के बारे में पढ़ेंगे, तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। आज के लिए इतना ही। जल्दी ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है किंडर गार्डन से पढ़ाई शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ किंडर गार्डन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।